आज की केस लॉ चर्चा में आपका स्वागत है। ए.के. जयप्रकाश मृत कानूनी वारिसों के माध्यम से बनाम एस मल्लिकार्जुन राव और अन्य। ये चर्चा आप तक लाई है स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपका विश्वसनीय साथी। नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात कर रहे हैं। मामला थोड़ा पेचीदा है। ये कोर्ट के एक पुराने आदेश को न मानने मतलब अवमानना से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जनवरी 2018 में जी। कि प्रतिवादी बैंक को याचिकाकर्ता का बकाया 3 महीने में चुकाना है। और जब वो नहीं चुकाया गया तो ये अवमानना याचिकाएं आई। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। मामला शुरू कहाँ से हुआ? याचिकाकर्ता थे ए.के. जयप्रकाश। हाँ, वो नेदुंगड़ी बैंक लिमिटेड में मैनेजर थे और 1985 में मतलब काफी पहले उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। कारण? कुछ लोन ओवरड्राफ्ट में अनियमितता का आरोप था, है ना? जी। लेकिन उन्होंने इसे चुनौती दी तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत। और लेबर अथॉरिटीज ने क्या कहा? डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर ने बर्खास्तगी रद्द कर दी, उन्हें बहाल करने का आदेश दिया। लेकिन बैंक चुप नहीं बैठा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक गया मद्रास हाईकोर्ट ने मामला वापस भेजा लिमिटेशन के मुद्दे पर। अच्छा, फिर? डिप्टी कमिश्नर ने फिर सुनवाई की, देरी माफ की और पाया कि मैनेजर पर लगे आरोप सही नहीं थे। कोई बदनीयती या बेईमानी नहीं मिली, बैंक को कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। तो बहाली का आदेश फिर से पक्का हो गया। हाँ, फिर से बहाली का आदेश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी इसे सही ठहराया, सिंगल जज ने। हालांकि बैक वेजेस 60% कर दिए थे। और डिवीजन बेंच? डिवीजन बेंच ने भी बैंक की अपील खारिज कर दी। इसी बीच एक बड़ा बदलाव हुआ, जैसा आपने बताया, विलय का। हाँ, नेदुंगिडी बैंक का पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में विलय हो गया। तो अब पीएनबी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया। ये सिविल अपील थी 2009 की। जी, और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का 17 जनवरी 2018 का फैसला। कोर्ट ने पीएनबी की अपीलें खारिज कर दी और साफ कहा कि बकाया चुकाओ 3 महीने में। बिल्कुल, 3 महीने की समय सीमा दी। लेकिन यहीं से असल दिक्कत शुरू हुई, जिसकी वजह से ये अवमानना याचिकाएं आईं। भुगतान नहीं हुआ 3 महीने में। नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने बैंक को लिखा भी, न सिर्फ बैक वेजेस बल्कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह भी मांगा। और बैंक का जवाब? बैंक ने मना कर दिया और बैक वेजेस भी नहीं दिए उस समय सीमा में। तब ये अवमानना याचिकाएं दायर हुईं। और दुखद बात यह कि कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई। हाँ, उनके कानूनी वारिस फिर इस केस को आगे बढ़ाते रहे। तो वारिसों का तर्क क्या था कोर्ट में? उनका तर्क सीधा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन हुआ है। 3 महीने कहाँ, और भुगतान शुरू हुआ 2019 में जाकर। मतलब काफी देरी से। बहुत देरी से। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि पेंशन लाभ न देना भी अवमानना है। अच्छा। और बैंक ने क्या सफाई दी इस देरी पर? बैंक ने माना कि देरी हुई है, लेकिन कहा कि ये जानबूझकर नहीं है। वो विलय के बाद की प्रशासनिक दिक्कतें गिना रहे थे, पुराने रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे वगैरह। और पेंशन पर उनका क्या कहना था? पेंशन पर उनका स्टैंड था कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पेंशन देने का कोई निर्देश था ही नहीं। तो जब आदेश में नहीं है तो न देना अवमानना कैसे हो सकता है? तो ये थे दोनों पक्षों के तर्क। अब कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यही था कि क्या बैंक की ये देरी जानबूझकर की गई अवज्ञा मानी जाए? एकदम, क्योंकि सिविल अवमानना के लिए विलफुल डिसोबीडियंस यानी जानबूझकर की गई अवज्ञा साबित होना जरूरी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत। तो कोर्ट ने इस पर क्या कहा? कोई पुराने केसों का हवाला दिया? हाँ, कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण पुराने फैसलों को देखा, जैसे अशोक पेपर कामगार यूनियन बनाम धर्म गोधा का मामला। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कोर्ट ने कहा था कि अवमानना का क्षेत्राधिकार इसलिए है ताकि कानून की महिमा, कोर्ट के आदेशों का सम्मान बना रहे। ये व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने का मंच नहीं है। और जानबूझकर वाले तत्वों पर? उसके लिए कोर्ट ने रामा नारंग बनाम रमेश नारंग केस का जिक्र किया। उसमें साफ किया गया था कि सिविल अवमानना तभी बनती है जब उल्लंघन जानबूझकर और इरादतन हो, मतलब करने वाले का इरादा मायने रखता है। तो इन सिद्धांतों को इस केस पर कैसे लागू किया कोर्ट ने? कोर्ट ने माना कि बैंक ने समय पर भुगतान नहीं किया, ये सच है, देरी हुई, लेकिन रिकॉर्ड्स देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये देरी जानबूझकर या किसी हठी इरादे कंटेमेशियस इंटेंट से की गई थी। मतलब बैंक की प्रशासनिक दिक्कतों वाली दलील कुछ हद तक मान ली। हाँ, कोर्ट ने उस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया। हालांकि ये भी कहा कि देरी का कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है, पर सिर्फ देरी होने से आप मेंस रिया यानी दूषपूर्ण इरादे का अनुमान नहीं लगा सकते। अच्छा, और जो पेंशन का दावा था वारिसों का?
इस पर कोर्ट ने झरेश्वर प्रसाद पॉल बनाम तारकनाथ गांगुली केस को याद किया और कहा कि देखिए, अवमानना कार्रवाई का इस्तेमाल नए दावे करने के लिए नहीं हो सकता। मतलब ये कि पेंशन की राहत न तो मूल सिविल अपील में मांगी गई थी, न ही हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट ने दी थी। तो अब आप अवमानना याचिका में आकर ये नई राहत नहीं मांग सकते जो पहले के आदेश का हिस्सा ही नहीं थी। समझ गया। तो इसका मतलब कोर्ट ने अवमानना नहीं मानी। हाँ, कोर्ट ने पाया कि तकनीकी रूप से अवमानना का मामला नहीं बनता, इसलिए अवमानना कार्रवाई समाप्त कर दी गई और बैंक अधिकारियों के खिलाफ जो नोटिस जारी हुए थे उन्हें रद्द कर दिया। पेंशन का दावा भी खारिज हो गया। जी, वो भी खारिज हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। वो क्या थी? कोर्ट ने पूरे मामले की टाइमलाइन देखी। याचिकाकर्ता को 1985 में निकाला गया। 2004 तक उसके पक्ष में लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आ चुके थे। वो लगभग 2006 में रिटायर हो जाते अगर सेवा में रहते, और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया 2018 में। लेकिन उसके बाद भी उनके रिटायरमेंट बकाये का भुगतान सालों तक नहीं हुआ। ये एक असाधारण देरी थी। हाँ, ये तो बहुत लंबा समय है। बिल्कुल, दशकों की मुकदमेबाजी और फिर आदेश के बाद भी सालों का इंतजार, इसे कोर्ट ने नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला? अवमानना तो मानी नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस असाधारण देरी और इतने लंबे चले मुकदमे को देखते हुए याचिकाकर्ता के वारिसों को एक उचित एकमुश्त भुगतान मिलना चाहिए। अच्छा, मुआवजे के तौर पर? हाँ, इसे आप मुआवजा कह सकते हैं। ये भुगतान उस अत्यधिक देरी की पहचान में था जो बकाया चुकाने में हुई, और साथ ही इस मामले को एक तरह से अंतिम रूप से समाप्त करने क्वाइटिस के लिए भी था, ताकि आगे और मुकदमेबाजी ना हो। ये दिलचस्प नजरिया है। तो कितना मुआवजा तय किया कोर्ट ने? कोर्ट ने पीएनबी को निर्देश दिया कि वो मृत याचिकाकर्ता की विधवा या जो भी अन्य कानूनी वारिस हैं, उन्हें 8 हफ्ते के अंदर 3 लाख रुपए का भुगतान करें। और अगर इसमें भी देरी हुई तो फिर भुगतान की तारीख तक 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा। तो कुल मिलाकर इस फैसले से हम क्या समझ सकते हैं? इसके निहितार्थ क्या हैं? देखिए, ये फैसला एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखाता है। एक तरफ कोर्ट ने ये साफ किया कि अवमानना, खासकर सिविल अवमानना के लिए जानबूझकर अवज्ञा का तत्व बहुत जरूरी है, सिर्फ देरी काफी नहीं। सही। दूसरी तरफ इसने अवमानना क्षेत्राधिकार की सीमाएं भी बताईं। आप इसका इस्तेमाल वो दावे मनवाने के लिए नहीं कर सकते जो मूल आदेश में थे ही नहीं, जैसे इस केस में पेंशन। लेकिन तीसरी और शायद सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने न्याय में हुई अत्यधिक देरी को पहचाना, और भले ही तकनीकी तौर पर अवमानना साबित नहीं हुई, कोर्ट ने मुआवजे का आदेश देकर पीड़ित पक्ष को कुछ राहत दी। ये दिखाता है कि कोर्ट न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखता है, सिर्फ तकनीकी पहलुओं को नहीं। तो ये एक तरह से न्याय संगत समाधान निकालने का प्रयास था। बिल्कुल, जहां नियमों का पालन भी हो और न्याय भी हो। बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण। आज की केस लॉ चर्चा अब तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग वकीलों के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है। धन्यवाद।